नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा में गए हुए हैं और आज उनकी जो बाइडेन से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक डील भारत और अमेरिका के बीच में फाइनल हुई है, जिसे हम जेट इंजन डील के नाम से जान रहे हैं। एक्चुअली ये जो जेट इंजन डील है, इसमें दो देशों की यानी भारत और अमेरिका की दो बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होंगी। भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक्स जेट इंजन डील में इन्वॉल्व हैं। इन दोनों के बीच में एमओयू साइन कराया गया है। अब यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि ये जेट इंजन डील है क्या और किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत ने अपना स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया है। तेजस का जो सबसे पहला वर्जन भारत द्वारा बनाया गया था वो तेजस MK1 था। अब तेजस को अपडेट करने की बारी आई है और इसका जो नया वर्जन बनाया जा रहा है वो तेजस MK2 है। तो तेजस MK2 में जो जेट इंजन्स लगाए जाएंगे वो जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 इंजन्स लगाए जाएंगे और इन्हीं इंजन्स को लेकर जो जेट इंजन डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अमेरिका ना सिर्फ भारत के लिए 414 इंजन प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ साथ भारत को अमेरिका टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। सुनने में आ रहा है कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास अभी मौजूद है उसका 80% पोर्शन अमेरिका भारत को ट्रांसफर कर देगा। तो इस डील से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स को हम जानते हैं और साथ ही साथ जेट इंजन क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये एक विजुअल है आपका तेजस का। तेजस यहाँ पर टेक ऑफ कर रहे हैं और तेजस इसलिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का एक हल्का लड़ाकू विमान है। हाँ, भारत ने 80% इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ है, लेकिन भारत अभी तक अपना खुद का स्वदेशी तकनीक से जेट इंजन नहीं बना पाया था। भारत ने एक बहुत लंबे समय तक एक जेट इंजन प्रोजेक्ट में काम किया था जिसका नाम था कावेरी इंजन, लेकिन लास्ट ईयर उसको क्लोज कर दिया गया। आखिरी में फ्रांस की एक कंपनी है सैफ्रॉन, उससे बात भी हुई थी जेट इंजन को लेकर, लेकिन सैफ्रॉन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद ये संशय लगाया जा रहा था कि भारत को जेट इंजन खरीदना पड़ेगा और आज जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे में हैं तो ये जेट इंजन डील, जो कि एक हिस्टोरिक डील है भारत और अमेरिका के बीच में, क्योंकि जेट इंजन टेक्नोलॉजी एक प्रकार की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और अमेरिका बहुत ही कम देशों को इस तरीके की तकनीक ट्रांसफर करता है और वो दिन आ चुका है जब अमेरिका भारत को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है। अब यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन में एक टर्बोफैन जेट इंजन को देख पा रहे हैं। एक्चुअली यदि अपन बात करें तो जेट इंजन कई तरीके के होते हैं। जैसे हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि ये जो F414 है जिसको हम तेजस MK2 के लिए परचेस करने जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। तो बेसिकली जो जेट इंजन है इसको आप कई नाम से जानते हो, जैसे टर्बोफैन हो गया, टर्बो प्रॉप हो गया, इसी तरीके से स्क्रैम जेट हो गया, रैम जेट हो गया। ये जेट इंजन के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है जेट इंजन और दूसरी तरफ आपको तेजस MK2 का एक विजुअल दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि ये जो जेट इंजन है इसको हम कहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तेजस में इंस्टॉल करेंगे। अब ये डील है क्या, इसको ऑफिशियली किस तरीके से हमको समझना है, इस स्टेटमेंट के माध्यम से समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसी महीने हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और वहां पर जेट इंजन मसौदा तैयार कर लिया गया था और एक रूपरेखा बन गई थी। साथ ही साथ इस बात की घोषणा भी की गई थी कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा में होंगे तब MOU साइन हो जाएगा। तो एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन हो रहा है जिसमें 11 क्रिटिकल जेट इंजन टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर किया जाएगा और इसका पूरा का पूरा मसौदा कब तैयार हुआ था, जब अमेरिका के रक्षा मंत्री, वहां पर उनको डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर थे। तो लॉयड ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच में मुलाकात हुई थी और तब इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। यहां पर एक चीज और आपको समझना है, यहां पर दो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये दोनों मिलकर अब भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और 11 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज अमेरिका भारत को ट्रांसफर करने जा रहा है इस डील के तहत। जब इस डील का मसौदा तैयार हो रहा था तब भारत के NSA अजीत डोभाल भी शामिल थे और अभी हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा है उसमें अजीत डोभाल भी गए हुए हैं। तो यहां पर अजीत डोभाल का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल माना जा रहा है। साथ ही साथ इनके जो अमेरिकन काउंटर पार्ट हैं जैक सुलिवैन, ये भी शामिल थे। तो इन दोनों के बीच में ही बातचीत हुई थी डील से पहले और हाल फिलहाल में जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे में हैं तो इन दोनों की भी बातचीत चल रही है लगातार, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि
आगे जाकर इंडो पैसिफिक में यदि चाइना को काउंटर बैलेंस करना है तो अमेरिका इंडिया को एक अपना बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है। और अब अमेरिका के सामने एक और चुनौती है, क्योंकि इंडिया की जो भी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स रही हैं उसमें 70 to 80% रशियन सप्लाईज हैं। अब अमेरिका चाहता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में उलझ चुका है और रशिया के ऊपर अमेरिका ने काफी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो अमेरिका ये चाहता है कि रशिया से डिफेंस सप्लाईज इंडिया लेना बंद करे। इसलिए अमेरिका इस जेट इंजन टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो चाइना को भी एक तरीके से काउंटर कर सके इंडो पैसिफिक में, साथ ही साथ रशिया पर भी उसकी निर्भरता कम हो। अब आपको पता होना चाहिए कि जो F414 इंजन है ये दुनिया के कौन कौन से जेट्स में यूज हो रहा है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो जेट इंजन है लगभग 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, पहली चीज। दूसरी, बोइंग कंपनी का जो सुपर हॉर्नेट विमान है इसमें इस इंजन को यूज किया जाता है। और स्वीडन का एक बहुत पॉपुलर फाइटर जेट है जिसका नाम है ग्रिपेन, ग्रिपेन में भी इसको यूज किया जाता है। तो यहां पर दो यदि आप नाम याद रख सकें तो जरूर याद रखिए, सुपर हॉर्नेट और ग्रिपेन। इसमें F414 इंजन को यूज किया जाता है। तो अगला जो विमान है वो होगा तेजस Mk2। मैं भी आपको बता चुका हूं कि तेजस के दो वर्जन्स हैं। पहला जो यूज हो रहा है वो है तेजस Mk1 और दूसरा जो इसका एडवांस वर्जन बनने वाला है वो तेजस Mk2। तो यहां पर स्वीडन का ग्रिपेन हो गया आपका और अमेरिका का सुपर हॉर्नेट, इन दोनों में आपका 414 इंजन को यूज किया जा रहा है। अब एक जेट इंजन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक जेट इंजन उस इंजन को कहा जाता है जो हवा और पानी को यूज करके थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके ऑपरेशन को समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक बैलून में जब आप एयर भरते हैं और उसकी नोजल को पकड़ लेते हैं तो बैलून के अंदर जो एयर मौजूद होती है, अब जैसे ही ये नोजल के थ्रू बाहर निकलेगी तो जितनी तेजी से एयर बाहर निकलेगी उतना आगे बैलून जाएगा। यानी एयर जो है बैकवर्ड जा रही है और बैलून फॉरवर्ड जा रहा है। सेम टेक्नोलॉजी हमारी जेट इंजन टेक्नोलॉजी होती है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी में हम एयर और वाटर को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने से पहले बेसिकली एक जेट इंजन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे फैन कहा जाता है। फैन क्या करता है, फैन बेसिकली जो एयर होती है आउटर एटमॉस्फेयर की उसको खींचता है और खींचने के बाद इसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तो फैन का एयर को खींचना, खींचने के बाद कंप्रेस करना, कंप्रेस करने के बाद जो कंबर्शन चैम्बर होता है उसमें फ्यूल के साथ एयर का मिक्सचर जनरेट करना और फिर उसको इंजेक्ट करना, इग्नाइट करना। वहीं पर क्या होता है, फ्यूल इग्निट होता है और जैसे इग्निट होगा तो यहां पर एयर और फ्यूल साथ में जलेंगे। जलने से बेसिकली क्या होगा, धुआं जनरेट होगा और गैसेस जनरेट होंगी। ये जो गैसेस हैं टरबाइन से टकराती हैं और टरबाइन जैसी टकराएगी तो टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं घूमना स्टार्ट कर देती हैं और टरबाइन तेजी से इन गैसेस को नोजल की तरफ फेंकती है और नोजल क्या करती है, थ्रस्ट जनरेट करती है। तो यहां पर दो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स याद रखिएगा, पहला हो गया आपका फैन और दूसरा हो गया नोजल। तो यहां पर जो स्टार्टिंग कंपोनेंट आपको दिखेगा वो फैन दिखेगा और लास्ट कंपोनेंट क्या आपको नोजल दिखाई देगा। अभी जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है इसको बनाने में देशों को 40 साल तक लग जाता है, 40 साल तक का समय लग जाता है। इट टेक्स 40 इयर्स और इसमें अच्छा खासा रिसर्च लगता है, इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। जैसे इंडिया काफी समय से कावेरी इंजन प्रोजेक्ट चला रहा था लेकिन इंडिया को सफलता हासिल नहीं हो पाई। तो 40 इयर्स की जो रिसर्च है इसमें जो मनी लग रहा है और साथ ही साथ जब आपको यदि सफलता भी मिल जाती है तो जरूरी नहीं है कि आप उस जेट इंजन को सारे फाइटर जेट्स में यूज कर पाए। हो सकता है आप जब नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने जाएं तो उसमें आपको जेट इंजन को भी मॉडिफाई करना पड़े या इसको भी आपको मॉडर्नाइज करना पड़े। तो यह भी समस्या देखने को मिलती है। दूसरा यदि अपन बात करें तो जैसे अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तेजस जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमारे पास अगली चुनौती है कि हमें 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट बनाना है और उसका नाम है हमारा एम का। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 से 35 के बीच ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी हमको जेट इंजन की जरूरत पड़ेगी। तो यदि हमारे पास जेट इंजन टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम ये दोनों काम कर सकेंगे। एक तो Mk2 का प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा और दूसरा एमका को भी हम कहीं ना कहीं हमारे स्वदेशी तकनीक से इनेबल कर पाएंगे। अब ये जेट इंजन के कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। जैसा भी मैंने आपको समझाया था, इसका पहला कंपोनेंट है फैन, फिर है कंप्रेसर, फिर है कंबस्टर, फिर है टरबाइन, फिर है मिक्सर और फिर है नोजल।
अब फैन इसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है और इसे टर्बोफैन भी कहा जाता है। ये फैन क्या करता है, ये गैस को अपने अंदर तेजी से खींचता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को अपने अंदर तेजी से खींचेगा और खींचने के बाद इस गैस को कहां पर, एयर को कहां पर पहुंचा देता है, कंप्रेसर पर पहुंचा देता है, जहां पर ये जो एयर है कंप्रेस हो जाती है और फिर कंबस्टर में ये जो एयर है और फ्यूल है ये दोनों साथ में इग्निट होते हैं यानी जलते हैं और जलने के बाद जो गैसेस जनरेट होती हैं वो गैसेस आपके टरबाइन से टकराती हैं और टरबाइन के जो पंखे होते हैं वो तेजी से इन गैसेस को किस तरफ भेजते हैं, नोजल की तरफ फेंकते हैं और ये जो नोजल है यहीं से हमारा जनरेट होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब एक प्रकार का धक्का और इसी थ्रस्ट की वजह से हमारा जो फाइटर जेट है वो आगे की ओर जाता है और फाइटर जेट यदि आगे की ओर जा रहा है तो इसकी स्पीड का भी इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे कुछ फाइटर जेट जो पुराने जमाने के हैं उनमें सबसोनिक स्पीड जनरेट होती थी। सबसोनिक स्पीड का मतलब होता है लेस देन 1 मैक, 1 मैक से कम, जबकि अब जो मॉडर्नाइज फाइटर जेट्स होते हैं उनमें जो स्पीड जनरेट होती है उसको सुपरसोनिक कहा जाता है, विच इज ग्रेटर देन 1 मैक। और 1 मैक की यदि अपन बात करें तो 1 मैक इक्वल्स टू 343 मीटर पर सेकेंड। ये आंकड़ा आप याद रख सकते हो, 343 मीटर पर सेकेंड 1 मैक होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप जो फाइटर जेट बना रहे हो उनमें जो आप इंजन लगाओगे तो वो इंजन कम से कम आपको 1 मैक से ज्यादा यानी सुपरसोनिक स्पीड एटलीस्ट जनरेट करके दे। लेकिन इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है क्योंकि सुपरसोनिक स्पीड जब जनरेट होगी तो यहां पर आपको ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा और ज्यादा फ्यूल जब कंज्यूम करोगे तो जो जेट इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी है वो घटने लग जाती है। जैसे आपको पता होगा कि जो अभी आप F414 इंजन परचेज कर रहे हो और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आपकी होगी और फिर इंडिया में HAL और जनरल इलेक्ट्रिक्स मिलकर इसका जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, असेंबली लाइन डलेगी, तो यहां पर हम आफ्टर बर्नर को भी यूज कर रहे हैं। आफ्टर बर्नर एक कंपोनेंट होता है जो जरूरत पड़ने पर सुपरसोनिक स्पीड जनरेट करके देता है फाइटर जेट में। और आफ्टर बर्नर क्या करता है कि आप यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्यूल को कंबर्शन में चैम्बर में डालता है और जैसे ही फ्यूल की ज्यादा मात्रा होती है तो फ्यूल ज्यादा अमाउंट में जलेगा, ज्यादा फ्यूल जलेगा तो ज्यादा गैसेस जनरेट होंगी और ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस टरबाइन से टकराएंगी और फिर टरबाइन इसको नोजल की तरफ आगे बढ़ा देगी, जिससे थ्रस्ट फोर्स भी हमारा बढ़ जाता है। एक बेसिक आपको समझने की जरूरत है। तो ये जो जेट इंजन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है आपको याद रखने की जरूरत है। कोई भी जेट इंजन आप जब भी उसके बारे में पढ़ोगे, जैसे अभी एयर ब्रीथिंग जेट इंजन की हम बात करते हैं तो एयर ब्रीथिंग जेट इंजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। तो रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है कि इंजन क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो गैसेज होती हैं उनको इनहेल करता है और इनहेल करने के बाद उसको कंबर्शन चैम्बर में पहुंचा देता है, फिर सेम वही प्रोसेस होती है। और स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन में बेसिकली सुपरसोनिक स्पीड जनरेट होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब ये एक ऑफिशियल डायग्राम हम देखते हैं और इसमें देखेंगे कि ये जो जेट इंजन है इसमें कौन सा कंपोनेंट कहां पर प्लेस्ड है। तो सबसे पहले आप देखें, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहां पर होता है जेट इंजन का फैन, ठीक है। इसके बाद हाई प्रेशर कंप्रेसर, ये जो पॉइंट है यहां पर हाई प्रेशर कंप्रेसर होता है। ये वाला जो पॉइंट है यहां पर कंबस्टर होता है। फिर वही कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा। फैन क्या करेगा, एयर को खींचेगा, एयर खींचने के बाद कहां पर भेज देगा, कंप्रेसर पे भेज देगा, जहां पर एयर कंप्रेस होगी और उसका प्रेशर बढ़ेगा। इसके बाद ये जो एयर है कंबस्टर में जाएगी। कंबस्टर में क्या होगा, फ्यूल भी मौजूद होगा, जहां पर एयर प्लस फ्यूल का क्या होगा, कंबर्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हाई प्रेशर टरबाइन यहां पर मौजूद होती है और ये पॉइंट है लो प्रेशर टरबाइन का। तो ये हाई प्रेशर टरबाइन और ये हो गई लो प्रेशर टरबाइन। टरबाइन के ब्लेड से गैसेस टकराएंगी और यही गैसेस बेसिकली आपकी किस तरफ चली जाती हैं, नोजल की तरफ चली जाती हैं। ये क्या होता है, आपका नोजल होता है। और यहां पर ये जो पार्ट होता है बेसिकली यहां पर जेट इंजन की पूरी कंट्रोलिंग होती है। ये एडवांस कंट्रोल वाले जितने भी फीचर्स होते हैं इस पार्ट में होते हैं। तो जो थ्रस्ट जनरेट होगा आपका वो कहां से जनरेट होगा, नोजल से जनरेट होगा। अब एयर ब्रीथिंग में बता चुका हूं, ऐसे जेट इंजन बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक गैसेस को इनहेल करते हैं और फिर उनको कंबर्शन के माध्यम से जलाते हैं और फिर नोजल से थ्रस्ट जनरेट करते हैं। ऐसे जेट इंजन को एयर ब्रीथिंग जेट इंजन कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी खासी होती है, ये नाम आप याद रखिएगा, रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी खासी होती है
और ये सुपरसोनिक स्पीड जनरेट करके देते हैं। सुपरसोनिक स्पीड भी मैं अभी बता चुका हूं आपको। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है विच इज ग्रेटर देन 1 मैक, ऐसी स्पीड जो 1 मैक से ज्यादा होती है। तो कल को आपको ऐसे फाइटर जेट्स बनाने हो जो 1 मैक से ज्यादा स्पीड जनरेट करें, तो इसके लिए आपको रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इसरो ने कुछ सालों पहले स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट किया था, और स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के बाद अब आगे जो व्हीकल्स बनाएंगे अपने, इन व्हीकल्स में इन इंजन्स को असेंबल करेंगे। अब यहां पर ये जो आप F414 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इसमें एक कंपोनेंट और है, वो है आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर को रीहीट भी कहा जाता है, और ये एक एडिशनल कंबशन कंपोनेंट होता है। ये जेट इंजन्स में इसलिए यूज किया जाता है कि इनकेस जेट इंजन्स को आपको सुपरसोनिक स्पीड जनरेट करवानी हो, तो आफ्टर बर्नर क्या करेगा, एडिशनल अमाउंट ऑफ फ्यूल को बर्न करेगा, कंबशन करेगा। इससे फ्यूल एफिशिएंसी तो कम हो जाएगी, लेकिन ज्यादा फ्यूल जब जलेगा तो ज्यादा गैसेस जनरेट होंगी, और वही गैसेस बेसिकली क्या करेंगे, आपको थ्रस्ट जनरेट करके देंगे। तो आफ्टर बर्नर को यूज किया गया है, और आफ्टर बर्नर क्या कर रहा है, हमारे तेजस में सुपरसोनिक स्पीड को जनरेट करके देगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो जेट इंजन का बेसिक्स हमने डिस्कस किया, ये इसलिए जरूरी है ताकि जब कभी भी कोई भी जेट इंजन सुर्खियों में रहे तो आप उसके बारे में कुछ बेसिक्स एटलीस्ट पता रखो। जैसे कुछ कंपोनेंट है, एटलीस्ट फैन या टर्बो फैन आपको पता हो, फिर कंप्रेसर के बारे में पता हो, फिर कंबस्टर के बारे में पता हो आपको। इसी तरीके से टर्बाइन इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और फिर नोजल इसका कंपोनेंट होता है। इतना 5 कंपोनेंट्स आपको कम से कम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो डील हो रही है, इसके मायने क्या हैं? क्या भविष्य में भारत पूरी तरीके से जेट इंजन की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जनरेट कर लेगा? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में जेट इंजन टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को बीच में रोकना पड़ा। इस डील के होने के बाद भारत को यह एडवांटेज मिलेगा कि भारत यदि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जिनमें जेट इंजन टेक्नोलॉजी शामिल होती है, यदि इसमें महारत हासिल कर लेता है, तो भविष्य में भारत क्या कर सकता है, ये लड़ाकू विमानों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि तेजस MK2 में काफी सारे देशों ने दिलचस्पी ली है, जैसे मलेशिया। अब मलेशिया को तेजस MK2 की सप्लाई करनी है, और भारत में जो भी तेजस की असेंबली लाइन है उसमें 1 साल में अधिकतम 8 से 10 तेजस ही बना सकते हैं। अब सपोज करो कि हमको जो मलेशिया है उसको 80 लगभग तेजस बेचने हो, तो इसके लिए हमको असेंबली लाइंस बढ़ानी पड़ेगी। असेंबली लाइन बढ़ाने के साथ साथ हमको इंजन मैन्युफैक्चरिंग को भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाना होगा। तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो यहां पर यदि जनरल इलेक्ट्रिक्स हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी एनहांस होने लग जाएगी। साथ ही साथ हमारी असेंबली लाइन की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जैसे कोयंबटूर में एक असेंबली लाइन हमारी जनरेट हो रही है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है साल के 20 से 25 तेजस विमान बनेंगे। तो आगे भविष्य में देखा जाए, भारत अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को कम करेगा, ये हमको पता चल रहा है। जो भी डिफेंस डील्स हो रही हैं और जो डिफेंस पेपर्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर निकालती है, उससे पता चलता है। साथ ही साथ डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए असेंबली लाइन का बढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे पास क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का भी होना जरूरी है, जिससे हम स्वदेशी तकनीक से इंजन को डेवलप कर सके। तो भविष्य में हो सकता है कि भारत आज जो विदेशों से लड़ाकू विमान खरीदता है, जैसे आपने राफेल सुना होगा, अब हो सकता है भविष्य में भारत विमानों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी कि जेट इंजन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया जाए। साथ ही साथ ये जो डील है, इसके मायने क्या हैं, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। थैंक यू।